आगे प्रगतिशील साहित्य के और एक बड़े कवि कौन है? त्रिलोचन शास्त्री। क्या नाम है इनका? त्रिलोचन शास्त्री। बात करते हैं अगर इनका वास्तविक नाम क्या है। इनका वास्तविक नाम था वसुदेव सिंह। लिखिए, इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था वासुदेव सिंह। क्या नाम था? इनका वास्तविक नाम था वासुदेव सिंह। जन्म हुआ सन 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश और इनका निधन हुआ 2007 गाजियाबाद में। जन्म कहाँ हुआ? जन्म इनका हुआ है 1917 ईस्वी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है। निधन की बात करेंगे, इनका निधन हुआ सन 2007 ईस्वी में गाजियाबाद में। सन 2007 में कहाँ? गाजियाबाद। ठीक है। अब इनके उपनाम की चर्चा करेंगे और उनके उपनाम में एक चीज आएगा जिसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना होगा, ज्यादा अच्छे से जानना होगा, वो देखते हैं। लिखिए इनके उपनाम। सबसे पहला इन्हें कहा जाता है सोनेट का कवि। क्या कहा जाता है? सोनेट का कवि। आप लोग इतने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कोई मुझे ये बताइए कि ये सोनेट क्या है? सोनेट से हम सभी क्या समझते हैं? इन्हें सोनेट का कवि क्यों कहा गया? कमेंट करिए जल्दी, मुझे बताइए कि सोनेट से हम सब क्या समझते हैं? जीवन में निहित मंद लय का कवि। इनको और क्या कहा गया? इनको कहा गया जीवन में निहित मंद लय का कवि। आप लोग कमेंट करके बताइए सोनेट क्या है। इनको अवध का किसान कवि, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अवध का किसान किस कवि को कहा गया और किसने कहा? कल्पना? नहीं, कल्पना नहीं है। विजेता कल्पना नहीं है। बुद्धेश्वर आपको नहीं मालूम? ठीक है, मैं बताऊंगी। आप लोग इतने हैं, अगर किसी को आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी ही कि सोनेट क्या है। जीवन में निहित मंदलय का कवि। इसके बाद आता है अवध का किसान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, अवध का किसान कवि किसे कहा गया है? अवध का किसान कवि त्रिलोचन को कहा गया है। किसने कहा है? ये पदवी इनको दी है मुक्ति बोध ने। किसने कहा? मुक्ति बोध ने कहा। ये भी लिख लो, किसने कहा है? इनको ये अवध का किसान कहने वाले हैं मुक्ति बोध ने कहा। ठीक है। 5 लाइन रहता है। श्वेता नहीं, 5 लाइन नहीं रहता है। विजेता कल्पना नहीं है। देखिए यहाँ पे रुकेंगे हम लोग, मैं आपको बताऊंगी सोनेट। सोनेट का अर्थ होता है छोटी कविता या छोटा गीत। ऐसी कोई भी रचना जो लयात्मक हो और कविता का रूप में हो, गीत के रूप में हो, और उसकी जो प्रमुख चीज है वो होता है सोनेट में। सोनेट में क्या रहता है? सोनेट में सिर्फ 14 पंक्तियां रहती हैं। प्रमुखता क्या है इसकी? 14 पंक्तियां ही इसमें रहती हैं। 14 पंक्तियों की ही रचना रहती है। गयात्मक होती है, गीत भी हो सकता है और कविता भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो सोनेट है इसको 4 खंडों में बांट सकते हैं। कैसे? 4 4 4। देखिए 14 पंक्तियां हैं, प्रथम 4 पंक्तियां, फिर द्वितीय 4 पंक्तियां, फिर 4 पंक्तियां, फिर 2 पंक्तियां। इसको ऐसे 4 खंडों में बांटा जाता है। मतलब ये जो 4 होंगे इनका लय एक जैसा होगा, तुक एक जैसा होगा। फिर ये जो 4 होंगे इनका तुक एक जैसा होगा, इनका फिर एक जैसा होगा, अंतिम एक जैसा होगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, शुरुआत से अंत तक तुक एक ही जैसा होगा। ठीक है। क्यों कहा मैम अवध का किसान? बुद्धेश्वर, इनको अवध का किसान इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी प्रगतिवादी, किसानों को लेकर, उनके दुख तकलीफों को लेकर बिल्कुल उजागर करती हुई कविताएं थी। जिस तरह से किसान क्या करता है, खेत रोपता है बहुत मेहनत करके, और उसका फसल जब उगता है तो पूरे देश में वो फसल बिकता है, जाता है ना। किसने खरीदा, मतलब कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा देश उस फसल को खाता है। उसी तरह
इनकी जो रचना थी वो पूरे देश को प्रभावित कर रही थी, ठीक है। और रचनाओं में वर्णन किसका था? बिल्कुल सर्वहारा वर्ग का वर्णन था, गरीबों का, दलितों का वर्णन था, इसलिए इनको अवध का किसान कहा गया, ठीक है। किसने कहा? मुक्तिबोध जी ने कहा। सोनेट क्या है? समझ में आया? 14 पंक्तियों की छोटी कविता या गीत, छोटी कविता या गीत, लयात्मक होती, गयात्मक होती है ये। कविता भी रहेगी तो गा सकते हैं, सुर में रहेगी, तुक और बंद बने रहेंगे, ठीक है। यहां तक चलिए आगे देखते हैं। उपनाम में सोनेट का कवि कहा गया, जीवन में निहित मंदलय का कवि कहा गया, अवध का किसान कहा गया। अब इनको कहा जाता है जिजीविषा का कवि। जिजीविषा सही लिखा मैंने? इधर से होगा जिजीविषा, जिजीविषा का कवि कहा जाता है इनको। इसके अलावा इनको कहा गया धरती का कवि। क्या कहा गया? इनको कहा गया धरती का कवि। किसानों से जुड़ी हुई बातें करते थे, बिल्कुल धरती के कवि थे। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे, काव्य संकलन की बात करेंगे, लिखते जाइए इनके प्रमुख काव्य संकलन। हम लोग जितना जल्दी खत्म करेंगे हम लोग उतने जल्दी प्रश्न पर आएंगे, और प्रश्न से ही हमारी प्रैक्टिस होने वाली है, प्रश्न बनाने से ही समझ में आएगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी रचनाओं की बात करेंगे। सबसे पहली रचना है धरती, इंपॉर्टेंट भी है, 1945 की है, प्रथम काव्य संकलन। क्या है? पहला प्रथम काव्य संकलन की बात करेंगे, धरती 1945 की है। क्या है ये? प्रथम काव्य संकलन, ठीक है। क्या है? प्रथम। जिजीविषा क्या है मैम? जिजीविषा जीने की इच्छा, उत्कंठा। कोई मरीज है, मान लीजिए एक सबसे ज्यादा अभी बीमारी जो चली हुई है कैंसर, जिसका नाम सुन के जो रोगी होता है, जो मरीज होता है, इलाज तो बाद में छोड़िए, पहले वो नाम सुन के ही 40% मर जाता है। अगर उसने सुन लिया कि कैंसर है तो उसके मन की जो इच्छा होती है जीने की, वो आधी मर जाती है, क्योंकि उसको लगता है इसका तो इलाज है ही नहीं, और बहुत हद तक नहीं भी मिलता है बहुत सारे कैंसर का इलाज। जिजीविषा से हम समझेंगे जीने की इच्छा, आपके जीने की जो उत्कंठा है उसे कहेंगे जिजीविषा, ठीक है। धरती 1945 में प्रथम काव्य संकलन है, और इसमें कुल 63 कविताएं संकलित थी। किसमें? इसमें कुल 63 कविताएं संकलित थी, ठीक है। 63 कविताएं संकलित हैं। क्लियर है यहां तक? दूसरे काव्य संकलन की बात करेंगे। इनका दूसरा काव्य संकलन है गुलाब और बुलबुल 1956। क्या रचना का नाम है? रचना का नाम है गुलाब और बुलबुल। रचना का नाम है गुलाब और बुलबुल। कब की रचना है? 1956 ईस्वी की रचना है, ठीक है। इसके बाद आता है दिंगत 1957, और ये भी क्या है? सोनेट छंदों में है। लिखिए, इंपॉर्टेंट है दिंगत। क्यों? 1957 की रचना है और ये सोनेट छंदों में है ना। सोनेट छंदों में मतलब 14 छंदों में, 14 पंक्तियों में ये रचना है, ठीक है। क्या रचना का नाम है? दिंगत 1957। ये सोनेट छंदों में है। अब आता है इनकी महत्वपूर्ण रचना, जिसके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। रचना का नाम है ताप के ताए हुए दिन। क्या नाम है? रचना का नाम है ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन रचना है 1980 की। इनको इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1981 में, ठीक है। 1981 में क्या हुआ? इसके लिए इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। हमने जिसके जिसके बारे में पढ़ा, प्रगतिवाद में तीनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। किस किस रचना के लिए मिला? आप लोगों ने पढ़ा नागार्जुन? कमेंट करके मुझे बताइए, नागार्जुन जी को किस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अभी हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ रहे थे? केदारनाथ अग्रवाल, उनको अपूर्वा के लिए मिला था। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए, नागार्जुन जी को किस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आप लोगों को याद है कि नहीं, मुझे देखना है, बताइए।
इसके बाद आता है इनका बहुत चर्चित कविता, उस जनपद का कवि। प्रश्न बनते हैं, कविता का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, उस जनपद का कवि। ठीक है, किसकी रचना है? इनकी ही रचना है, 1981 की रचना है, उस जनपद का कवि। इसके बाद बात करेंगे अर्धान, 1983। क्या नाम है रचना का? अर्धान, 1983। ठीक है, आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से पूछा कि मुझे ये बताइए कि किसके लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसको? नागार्जुन जी को। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके नहीं बताया कि नागार्जुन जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जल्दी बताइए, कमेंट करिए और बताइए कि नागार्जुन जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हमने लास्ट में जब हम लोग पढ़ रहे थे नागार्जुन जी, मैंने आपको बताया था किस रचना के लिए उनको मिला है। बताइए। गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ। विजेता बिल्कुल सही, पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली की रचना है, जिसके लिए उनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। पत्रहीन नग्न गाछ विजेता। आप आज नए आए हैं, बाकी जो इतने दिन से हैं आप लोगों को कैसे नहीं पता? आपने क्लास में उस दिन अंतिम क्लास में जब हमने किया था नागार्जुन जी, हमने लिखा था कि किसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। याद रखना है, बहुत जरूरी बनते हैं। जिस रचना पर अकादमी पुरस्कार मिल गया वो रचना ऐसे ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उनको मिला था पत्रहीन नग्न गाछ के लिए, केदारनाथ अग्रवाल जी को मिला अपूर्वा के लिए, और त्रिलोचन जी को मिला ताप के ताए हुए दिन के लिए। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना होगा, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं। अभी अभी तो पढ़ रहे हैं, तो अभी अभी पढ़ने वाली चीजें तो और याद रहेंगी। अर्धान देखते हैं, 1983 की रचना है। फिर है कहनी भी कुछ अनकहनी, कहानी भी कुछ अनकहानी, 1985 की रचना है। इसके बाद है कहनी भी कुछ अनकहनी, कब की रचना है? 1985 की। पत्रहीन नग्न गाछ, यही रचना को तो मैंने, इसी को तो बोला, उन्होंने यही बताया, पत्रहीन नग्न गाछ। कहानी भी कुछ अनकहानी कब की रचना है? ये है 1985 की। इसके बाद 1985 में और एक रचना आई है, तुम्हें सौंपता हूं, काव्य संकलन है ये सारे। और एक क्या नाम है? काव्य संकलन का नाम है तुम्हें सौंपता हूं, ये भी 1985 की ही रचना है, 1985। इसके बाद बात करेंगे फूल नाम है एक, 1985। सबका अपना आकाश, 1987। क्या नाम है? इसके बाद है फूल नाम है एक। क्या है? फूल नाम है एक, त्रिलोचन जी के ये काव्य संकलन है, ये भी है 1985। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ताप के ताए हुए दिन, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अपूर्वा को याद रखिएगा, पत्रहीन नग्न गाछ को याद रखिए। किस वर्ष मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? इन रचनाओं के लिए वर्ष याद रखिएगा। आपने जहां पर भी ये नोट्स लिखा है उसको हाईलाइट करिए। हर साहित्यकार को अगर उसको कोई भी अवार्ड मिला है, कोई भी अकादमी या पुरस्कार मिला है, उसको हाईलाइट करके रखें, ताकि आप जब भी वो पन्ना पलटें आपको वो दिखे, वो दिमाग में बसते जाएगा। आगे देखते हैं। आज यहीं तक रहना देते हैं, क्योंकि फिर आप लोगों का समय भी हो गया है। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं, जो काव्य संकलन है, 2-4 बचे हैं वो। कहानी संग्रह देख लेंगे, डायरी, आलोचना, प्रमुख कहानियां इन्होंने क्या लिखी हैं, इनके बारे में प्रमुख तथ्य। और उसके बाद हम लोग देखेंगे रांगे राघव जी को और विलास। रांगे राघव प्रमुख हैं, पहले उनको देख लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे अगले क्लास में। उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तरी पर आएंगे। तब तक आप लोग रिवाइज करिए, प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद की पहली कविता क्या है, क्या उद्बोधन दिया गया, प्रमुख साहित्यकारों ने उसके बारे में क्या कहा, प्रमुख पंक्तियां क्या है, नागार्जुन की प्रमुख पंक्तियां क्या है, केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख पंक्तियां क्या है। क्योंकि जब हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे तो प्रश्न वैसे रहेंगे। ठीक है।